दोस्तों, आज भी इस दुनिया में ऐसी कई जगह हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं और जो जगह आज भी कई रहस्यों और मिस्ट्री से भरी हुई हैं। और ऐसी ही 10 रहस्यमय जगहों के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आइए जानते हैं। फेरी सर्कल्स, नामीबिया। रेगिस्तान का नाम सुनते ही आपके दिमाग में रेत यानी कि सैंड की इमेज आ जाती होगी, लेकिन दोस्तों फेरी सर्कल्स सिर्फ नामीबिया के रेगिस्तान में पाए जाते हैं। दोस्तों, अफ्रीका के नामीबिया में एक बहुत बड़ा रेगिस्तान है जिसे नामीबिया डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। नामीबिया रेगिस्तान दुनिया के बाकी रेगिस्तान से थोड़ा अलग है क्योंकि नामीबिया रेगिस्तान में अनगिनत सर्कल्स पाए जाते हैं जो कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। इन्हीं सर्कल्स को फेरी सर्कल्स का नाम दिया गया है। ये फेरी सर्कल्स 1100 माइल्स की जमीन पर फैले हुए हैं। इन सर्कल्स का डायमीटर 7 से 49 फीट तक का पाया गया है। इन सर्कल्स की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन सर्कल्स के सर्कमफेरेंस यानी चारों तरफ पर घास उगी हुई होती है। इन सर्कल्स के बनने पर बहुत से डाउट्स रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये शायद टर्माइट्स की वजह से बन गए हैं या फिर नेचुरली ही घास सर्कुलर मोशन में उग गई है। वैसे अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको रेगिस्तान का ये सरफेस चांद के सरफेस की तरह लग रहा है। द ग्रेट ब्लू होल, बलीज, सेंट्रल अमेरिका। द ग्रेट ब्लू होल सेंट्रल अमेरिका के बलीज शहर के समंदर में पाया जाता है। दोस्तों, ग्रेट ब्लू होल असल में एक मरीन सिंक होल है जिसे आप एक समंदरी गड्ढा भी कह सकते हैं। इस होल की शेप सर्कुलर है जिसका कुल सरफेस एरिया 70,650 स्क्वायर मीटर्स है। इस होल की हैरान करने वाली बात यह है कि इसका पानी बाकी के समुद्र के पानी के मुकाबले में बहुत साफ है, जहाँ पर अक्सर लोग स्कूबा डाइविंग करने के लिए आते हैं और इस जगह पर लोगों को बहुत ही अलग बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इस ग्रेट ब्लू होल का डायमीटर 1043 फीट है और इसकी गहराई लगभग 407 फीट है। रिसर्चर्स के मुताबिक ये गड्ढा हजारों सालों के फॉर्मेशन के बाद बना है। ऐसा भी माना जाता है कि ये ब्लू होल असल में पहले एक आइलैंड हुआ करता था जो जियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से एक गड्ढे में तब्दील हो गया है। दोस्तों, ये जगह टूरिस्ट्स को बहुत पसंद आती है क्योंकि ये वाकई में बहुत खूबसूरत है। मोरिकी बोल्डर्स, न्यूजीलैंड। दोस्तों, ये जो बड़े बड़े पत्थर आपको नजर आ रहे हैं इन्हीं को मोरिकी बोल्डर्स कहा जाता है। ये बोल्डर्स न्यूजीलैंड के कोकोहे बीच पर पाए जाते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट्स के मुताबिक ये पत्थर लगभग 6.5 करोड़ साल पुराने हैं। हर एक बोल्डर का वजन लगभग 1 टन के बराबर है और एक बोल्डर की ऊंचाई लगभग 2 मीटर की है और डायामीटर भी 2 मीटर का ही है। माओरी के पुराने लोगों के मुताबिक ये बोल्डर्स असल में किसी टूटे हुए शिप के टुकड़े हैं जो समंदर में तैर तैर के बीच के किनारे पर पहुंच गए हैं। ये बोल्डर्स ऊपर से ग्रे कलर के नजर आते हैं, लेकिन ये अंदर से और भी ज्यादा रहस्यमय लगते हैं। अगर आप किसी टूटे हुए बोल्डर को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये अंदर से रेडिश हैं, जो वाकई हैरान करने वाली बात है। खैर दोस्तों, हर साल लाखों लोग स्पेशली इन बोल्डर्स को देखने के लिए कोकोहे बीच पर जाते हैं। ये बोल्डर्स टूरिस्ट को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। प्लेन ऑफ जार्स, लाओस। दोस्तों, प्लेन ऑफ जार्स लाओस के शियांग खावेंग का एक मेगालिथिक आर्कियोलॉजिकल लैंडस्केप है। प्लेन ऑफ जार्स पर एक ही जगह पर हजारों पत्थरों के जार्स फैले हुए हैं। ये जार्स असल में आयरन एज के माने जाते हैं, जिस हिसाब से ये जार्स आज से लगभग 1500 से 2000 साल पुराने हैं। इन जार्स की हाइट 3 फीट से लेकर 10 फीट तक की है और वजन लगभग 10 टन का है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन जार्स को लोगों का अंतिम संस्कार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था ताकि उनकी बॉडी अच्छे से डिकम्पोज हो जाए। इन जार्स की शेप सर्कुलर और रेक्टेंगुलर है। इन जार्स के साथ साथ डिस्क जैसे स्टोन्स भी लाओस में पाए जाते हैं जो असल में इन जार्स को ढकने का काम करते हैं। इसके अलावा इन जार्स के बारे में एक और कहानी बहुत मशहूर है। लाओस के लोगों के मुताबिक एंशिएंट टाइम के राजा हर जंग को जीतने के बाद अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए इन जार्स के अंदर वाइन को स्टोर करते थे। टूरिस्ट लाओस के इन प्लेन ऑफ जार्स को देखना बहुत पसंद करते हैं। दोस्तों, साइंटिस्ट इन प्लेन ऑफ जार्स को आयरन एज सिविलाइजेशन का बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट एविडेंस मानते हैं। मैराकाइबो, वेनेजुएला। लेक मैराकाइबो वेनेजुएला के नॉर्दर्न इलाके में मौजूद है, जिसे स्पेनिश में लागो दे मैराकाइबो कहा जाता है। ये लेक साउथ अमेरिका की सबसे पुरानी और अर्थ की ओल्डेस्ट लेक्स में से एक है। साइंटिस्ट के मुताबिक ये लेक एंडीज माउंटेन में से 36 मिलियन ईयर्स पहले बनी थी। दोस्तों, ये लेक अपने आप में बहुत खास है। असल में दोस्तों, मैराकाइबो लेक और उसके पास की लैंड ऑयल और गैस का बहुत अच्छा रिसोर्स है। बल्कि मैराकाइबो लेक तो वेनेजुएला के ऑयल प्रोडक्शन का इकलौता साधन है, लेकिन मैराकाइबो लेक असल में एक और चीज के लिए बहुत मशहूर है। दरअसल दोस्तों, मैराकाइबो लेक पर सबसे ज्यादा बिजली गिरती है। इस लेक के ऊपर हमेशा काले घने बादल छाए रहते हैं और रोज रात को यहाँ पर बहुत ज्यादा बिजली गिरती है। लेक मैराकाइबो में 1 मिनट के अंदर 28 बार बिजली गिर जाती है। बिजली गिरने के इस फिनोमेना को काटाटुम्बो लाइटिंग कहा जाता है। सलार दे यूनी, बोलिविया। सलार दे यूनी असल में बोलिविया का एक बड़ा नमक का मैदान है। ये चिली के बॉर्डर के पास लोकेटेड है। सलार दे यूनी लगभग 10,000 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है, जो इस दुनिया का सबसे बड़ा नमक का मैदान है। ये नमक का मैदान असल में बहुत पुरानी लेक्स के फॉर्मेशन से हुआ है,
जो लगभग 40,000 साल पुरानी थी। लेकिन वक्त के साथ साथ ये लेक्स इवेपोरेट हो गई और सिर्फ नमक का मैदान रह गया। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक सलार दे यूनी में सॉल्ट के साथ साथ लिथियम भी बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। सलार दे यूनी को दुनिया का सबसे बड़ा मिरर भी कहा जाता है, क्योंकि जब आप इसे देखेंगे तो इस मैदान में आपकी रिफ्लेक्शन एकदम साफ दिखाई देगी। इस मैदान में खड़े होने पर लगता है कि जैसे आप आसमान पर खड़े हैं। आपको बता दें कि सलार दे यूनी बोलिविया की सबसे मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तियानजी माउंटेन्स, चाइना। तियानजी माउंटेन्स साउथ सेंट्रल चाइना के हुनान रीजन में है। तियानजी माउंटेन्स अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए बहुत ही ज्यादा मशहूर हैं। आप इन तस्वीरों में इन माउंटेन्स को देख ही सकते हैं। तियानजी माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी को कुनलुन पीक कहा जाता है, जिसकी कुल ऊंचाई 1262.5 मीटर यानी 4142.2 फीट है। इस माउंटेन का नाम चाइना की मिंग डायनेस्टी के एक फार्मर शियांग वांग तियानजी के ऊपर रखा गया है। तियानजी माउंटेन्स में ग्रीन स्टोन्स भी पाए जाते हैं और तो और इस वैली का मौसम भी रिगरसली गीजर, नेवाडा। दोस्तों, फ्लाइंग गीजर यूएस के नेवाडा में है। फ्लाइंग गीजर एक नेचुरल गर्म पानी का झरना है जो असल में गलती से डिस्कवर हो गया था। दरअसल दोस्तों, एक बार एक आदमी खेती करने के लिए खुदाई कर रहा था जब अचानक से जमीन में से गरम गरम पानी निकलने लगा, जिसका टेम्परेचर लगभग 200 फ़ारेनहाइट था। जिसके बाद इस पानी ने एक झरने का रूप ले लिया था। आज के वक्त में ये फ्लाइंग गीजर लगभग 74 एकड़ में फैला हुआ है। ये फ्लाइंग गीजर देखने में बहुत सुंदर लगता है। 2016 में बर्निंग मैन प्रोजेक्ट ने इस फ्लाइंग गीजर समेत आसपास के लैंड को $6.5 मिलियन में खरीद लिया था, जिसके बाद उन्होंने इस जगह पर आने के लिए सिर्फ कुछ ही लिमिटेड लोगों को एक्सेस दिया। ट्री, यमन। आपने इंसान और जानवरों के शरीर में से तो अक्सर खून निकलते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने किसी ऐसे पेड़ के बारे में सुना है जिसके अंदर से खून निकलता है? दरअसल दोस्तों, यमन देश के सोकोट्रा आइलैंड में ड्रैगन ब्लड नाम का पेड़ है जिसके अंदर से वाकई में खून निकलता है। इस पेड़ को सोकोट्रा ड्रैगन ट्री भी कहते हैं। इस पेड़ की शेप किसी अम्ब्रेला की तरह होती है। असल में इस पेड़ के अंदर से लाल रंग का एक रस निकलता है जिसे लोग खून बोलते हैं। वैसे इस लाल रंग के रस से इंसान के खून में बनने वाली बहुत सी बीमारियां दूर होती हैं। इसके अलावा इस रस का इस्तेमाल लोबान वाले आइटम बनाने के लिए भी किया जाता है। दोस्तों, इस रहस्यमयी पेड़ को देखने के लिए हर साल लाखों लोग यमन जाते हैं। आइस केव, आइसलैंड। आपने मूवीज में तो बहुत बार बर्फ की गुफा देखी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं एक बर्फ की गुफा असल में एग्जिस्ट करती है। आइसलैंड में एक ऐसी गुफा है जो पूरी तरह से बर्फ से बनी हुई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये गुफा 320 फीट से भी ज्यादा गहरी है। दोस्तों, इस गुफा के अंदर का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा लो होता है, इतना कि कोई भी इस गुफा के अंदर 30 मिनट से भी ज्यादा नहीं रुक सकता है। दोस्तों, जैसे बर्फ कभी पानी जैसी नजर आती है तो कभी बादल जैसी, ठीक उसी तरह इस गुफा का कलर भी अक्सर बदलता रहता है। कभी तो ये गुफा नीली दिखाई देती है तो कभी एकदम दूध जैसी सफेद दिखाई देती है। दोस्तों, हमारे आसपास बहुत सी कॉमन चीजें हैं जिन्हें हम रोज देखते हैं, लेकिन उनके असल पर्पस के बारे में हमें पता ही नहीं होता है। जैसे क्रिकेट प्लेयर्स की शर्ट पीठ पर ऐसे उठी हुई क्यों होती है, और आखिर गाड़ियों के शीशे पर ये हॉरिजॉन्टल लाइंस क्यों बनी हुई होती हैं, और तो और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में कुछ फ्लोर्स को खाली क्यों छोड़ दिया जाता है। आइए जानते हैं। हर स्पोर्ट की अपनी एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म होती है, चाहे वो फुटबॉल हो या क्रिकेट। लेकिन आपने हर स्पोर्ट की यूनिफॉर्म में एक चीज कॉमन जरूर देखी होगी। सभी प्लेयर्स की टी शर्ट्स के पीछे उठी हुई सी ये चीज होती है। क्या आप जानते हैं कि ये उठी हुई चीज क्या होती है? असल में दोस्तों, ये एक जीपीएस डिवाइस होता है जो एक शॉर्ट शर्ट या वेस्ट जैसे कपड़ों में अटैच होता है। इसे जीपीएस वेस्ट कहते हैं। ये जीपीएस वेस्ट प्लेयर के फुट स्टेप्स, हार्ट बीट, स्पीड और एक्सेलरेशन को मेजर करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जीपीएस को तो हाथ में भी पहन सकते हैं, तो फिर इसे वेस्ट में क्यों फिट किया गया है? दरअसल इसे वेस्ट में फिट करने की 2 वजह थी। पहली, वेस्ट में जीपीएस पॉड सही जगह पर अटैच हो जाता है जिससे सैटेलाइट तक डेटा एक्यूरेटली पहुंच सके। दूसरी, बैक पर यह डिवाइस सबसे ज्यादा सिक्योर रहता है जिससे इसके टूटने का डर नहीं रहता है। इसीलिए इस जीपीएस वेस्ट को टी शर्ट के अंदर पहना जाता है। आज के मॉडर्न जमाने में सभी को बड़ी बियर्ड यानी दाढ़ी रखने का शौक है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कोई भी पायलट बियर्ड क्यों नहीं रखता है, या सभी पायलट क्लीन शेव्ड क्यों होते हैं? दरअसल दोस्तों, पायलट्स को हर तरह की ऊंचाई पर प्लेन उड़ाना पड़ता है। असल में फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के फेडरल एविएशन रेगुलेशन पार्ट 91.211 के मुताबिक 12,500 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद हर पायलट के पास ऑक्सीजन का होना मैंडेटरी है, जिसे वो किसी भी सिचुएशन में इस्तेमाल कर सके। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक ऑक्सीजन मास्क को कैसे पहना जाता है। तो दोस्तों, मास्क को सही तरह से पहनने के लिए फेस पर कोई एक्स्ट्रा लेयर नहीं होनी चाहिए। इसीलिए पायलट्स बियर्ड नहीं रखते हैं ताकि उन्हें ऑक्सीजन मास्क पहनने में कोई परेशानी ना हो। और अगर फिर भी कोई बियर्ड रखना चाहता है तो वो सिर्फ बहुत छोटी बियर्ड रख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हमारी सोसाइटी में आज भी क्लीन शेव्ड इंसान को ऑनेस्ट और समझदार समझा जाता है, इसीलिए पायलट्स क्लीन शेव्ड होते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, इसके अलावा पायलट से जुड़ा एक और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जो कि है एक प्लेन के दोनों पायलट्स को अलग अलग खाना क्यों दिया जाता है। दोस्तों,
पायलट्स को बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, जिसमें से सबसे अजीब रूल है पायलट्स को अलग अलग खाना देना। दरअसल एक प्लेन में 2 पायलट्स होते हैं और दोनों ही पायलट्स को अलग अलग खाना दिया जाता है। अगर एक पायलट को बहुत टेस्टी खाना दिया जाता है तो दूसरे पायलट को सिंपल खाना दिया जाता है। लेकिन आखिर ये भेदभाव क्यों होता है? इसकी 2 वजह होती हैं। पहली, अगर किसी एक डिश में जहर मिला हुआ हो तो उससे सिर्फ एक ही पायलट की डेथ होगी और प्लेन के पैसेंजर सेफ रहेंगे। दूसरी, अगर किसी पायलट को किसी पर्टिकुलर फूड से एलर्जी या पेट खराब हो जाता है तो इस तरह की सिचुएशन में दूसरा पायलट सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। वैसे तो प्लेन ऑटो पायलट मोड पर उड़ सकता है, लेकिन सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स को तो एक इंसान ही फुलफिल कर सकता है। इसके अलावा रूल्स के मुताबिक कॉकपिट पर एक से ज्यादा पायलट होना ही चाहिए, क्योंकि लोगों की जान दांव पे जो होती है। अक्सर गाड़ियों के पीछे वाले शीशे पर ये लाइंस देखी होंगी। क्या आप जानते हैं कि ये लाइंस क्या होती हैं और क्यों होती हैं? आपका जवाब यही होगा कि ये लाइंस डिजाइन के लिए बनी हुई होती हैं, लेकिन ये सच नहीं है। असल में इन लाइंस का कार को साफ रखने में बहुत बड़ा रोल होता है। इन लाइंस को डीफॉगर्स, डिमिस्टर और डीफ्रॉस्टर लाइन कहा जाता है। और ये सिर्फ लाइंस नहीं होती हैं, बल्कि ये मेटल की वायर्स होती हैं। ये एक तरह का सिस्टम होता है जो गाड़ियों के ऊपर फॉग, ओस और धुंध जमने से रोकता है। ये सिस्टम शीशे पर जमे फॉग को गर्म करके वेपराइज कर देता है। इस सिस्टम को ऑन करने के लिए डैशबोर्ड के पास बटन होता है, जिसे प्रेस करते ही सिस्टम ऑन हो जाता है और मिनट्स में शीशे क्लीन हो जाते हैं। आजकल ऊंची ऊंची और बड़ी बिल्डिंग्स बनाने का ट्रेंड चल रहा है। हर देश अपनी कंट्री में ऊंची से ऊंची बिल्डिंग बनाना चाहता है। दोस्तों, इन ऊंची बिल्डिंग्स को स्काई स्क्रैपर कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि इन बिल्डिंग्स में खाली फ्लोर्स क्यों बनाए जाते हैं? दरअसल दोस्तों, ऐसा करने की कुछ खास वजह होती है। जैसे किसी भी बड़ी बिल्डिंग को बनाने से पहले कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट बनाना होता है, जिसमें बिल्डिंग के नंबर ऑफ फ्लोर्स लिखे होते हैं। लॉजिकली खाली फ्लोर्स को बिल्डिंग में काउंट नहीं किया जाता है, जिससे अल्टीमेटली बिल्डिंग लंबी दिखने लगती है। इन खाली फ्लोर्स में मैकेनिकल स्टोर बनाया जाता है और तो और इन खाली फ्लोर्स की वजह से किसी भी तरह के फायर एक्सीडेंट को पहले से भी रोका जा सकता है। दोस्तों, सभी ट्रक्स में एक चीज कॉमन लिखी हुई होती है, वो है हॉर्न ओके प्लीज। और शायद आपको लगता होगा कि आपको इसका एग्जैक्टली सही मतलब पता भी है, लेकिन नहीं, आप गलत हो। आपको इसका एग्जैक्ट मतलब नहीं पता, क्योंकि दोस्तों, हॉर्न प्लीज का मतलब तो समझ आता है, लेकिन यहाँ ओके का मतलब ठीक है बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ट्रक पर लिखे ओके की फुल फॉर्म ओनली केरोसिन होती है, जिसका मतलब होता है कि ट्रक में डीजल के साथ साथ केरोसिन भी इस्तेमाल किया गया है। दरअसल ट्रक्स के ऊपर ऑन केरोसिन शब्द वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से लिखा आ रहा है। केरोसिन के इस्तेमाल से पैसों की बचत हो जाती है, लेकिन आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए ट्रक्स पर ओके को एक वार्निंग की तरह लिखा जाता है। इंडिया में तो ऑलमोस्ट 100% लोगों को क्रिकेट बहुत अच्छा लगता है, तो आपको भी क्रिकेट बहुत पसंद होगा। लेकिन क्या आपको क्रिकेट से जुड़ी एक इम्पोर्टेंट बात पता है? क्या आप जानते हैं कि क्रिकेट में सिर्फ 3 ही स्टंप्स क्यों होते हैं? 1, 2 या 4 स्टंप्स क्यों नहीं होते हैं? असल में पुराने जमाने में क्रिकेट के अंदर सिर्फ 2 ही स्टंप्स हुआ करते थे, जिसके बीच की दूरी 6 इंचेस होती थी। लेकिन 2 स्टंप्स का बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज था। दरअसल बॉल बहुत बार इन दोनों स्टंप्स के बीच में से स्पीड से निकल जाती थी और पता भी नहीं चलता था। और उस वक्त ड्रोन्स या स्टंप कैमरास भी नहीं होते थे, जिसे देखकर कोई फैसला लिया जा सके। यही वजह है कि क्रिकेट में 2 की जगह 3 स्टंप्स का इस्तेमाल किया जाता है। 4 स्टंप्स का इस्तेमाल लॉजिकली बैटिंग करने वाले के साथ गलत होगा, क्योंकि 4 स्टंप्स के केस में बॉलर आसानी से बैट्समैन को आउट कर सकता है। इसीलिए 2 या 4 की जगह 3 स्टंप्स का इस्तेमाल किया जाता है। बड़े से दिखने वाले एयरप्लेन में बहुत सी खास चीजें होती हैं, जिन पर हम कभी गौर ही नहीं करते हैं। जैसे प्लेन्स के विंग्स पर लगी हुई ये कलरफुल लाइट्स। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये लाइट्स क्यों लगी हुई होती हैं? क्योंकि आसमान में तो कोई ट्रैफिक नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि असल में ये नेविगेशन लाइट होती हैं। आसमान में भी ट्रैफिक होता है, क्योंकि एक साथ एक ही रूट पर अलग अलग प्लेन्स उड़ते हैं। इसीलिए साथ उड़ने वाले प्लेन को वार्न और अवेयर करने में ये लाइट्स हेल्पफुल होती हैं। ये लाइट्स हमेशा ऑन रहती हैं। रेड लाइट हमेशा लेफ्ट विंग पर होती हैं और ग्रीन लाइट हमेशा राइट विंग पर होती हैं। इसके अलावा आजकल प्लेन्स के टेल पर एक व्हाइट लाइट भी लगी हुई होती है। दोस्तों, ये लाइट एयरबेस को सिग्नल देने के लिए इस्तेमाल करी जाती हैं। अब तो आपको पता चल गया होगा कि ये लाइट्स डेकोरेशन के लिए नहीं होती हैं। भी सोचा है कि घड़ी हमेशा लेफ्ट से राइट की ओर यानी क्लॉकवाइज ही क्यों घूमती है? इसका जवाब पुराने जमाने की सबसे ओल्ड घड़ी में छुपा हुआ है, यानी सन डायल घड़ी में। पुराने जमाने में सूरज की किरणों से टाइम को देखा जाता था। इस सन डायल पर जिस डायरेक्शन में सूरज की किरणें मुड़ती रहती थी, उसी डायरेक्शन में इस सन डायल की सुई घूमती थी। जिसके बाद जब मीडिएवल टाइम्स में क्लॉक का इन्वेंशन हुआ, तो उसकी नॉर्मल डायरेक्शन को भी लेफ्ट से राइट की ओर रखा गया, जिसे हमने क्लॉकवाइज का नाम दिया। इसके अलावा दोस्तों, आपको बता दें, अर्थ असल में एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है। आपने अक्सर ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिसमें प्लेन के पीछे से ये धुआं जैसा कुछ निकलता है। क्या आप जानते हैं कि ये क्या होता है? आपको जानकर हैरानी होगी कि ये धुआं नहीं बल्कि फ्यूल होता है।
जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये फ्यूल को इस तरह से हवा में क्यों रिलीज कर देते हैं। असल में दोस्तों इस प्रोसेस को फ्यूल डंपिंग कहते हैं, जो तब किया जाता है जब प्लेन का फ्यूल पूरी तरह से खत्म नहीं होता है। अब आपको लग रहा होगा कि फ्यूल बचना तो अच्छी बात है, इससे तो कॉस्ट सेव हो जाती है। लेकिन दोस्तों टेक्निकली लैंडिंग के वक्त प्लेन का वजन टेक ऑफ के वजन से कम होना चाहिए ताकि लैंडिंग सेफली हो सके। और कभी कभी इमरजेंसी लैंडिंग और रूट छोटा होने की वजह से फ्यूल बच जाता है। फ्यूल डंपिंग को बहुत ही ऊंचाई पर किया जाता है जिससे ये हवा में ही वेपराइज होकर खत्म हो जाए और लोगों को इससे कोई नुकसान ना पहुंचे। आखिर स्नैक्स के पैकेट्स पर इस तरह के कलरफुल सर्कल्स क्यों बने होते हैं और दोस्तों व्हाट्सएप पर भेजे गए इमेजेस और डॉक्यूमेंट्स पर इस तरह के नंबर्स क्यों होते हैं, ये जानकर तो आप हैरान हो जाएंगे। तो इसे गलती से भी मिस मत करना। आखिर क्यों किसी भी स्पोर्ट्स में प्लेयर्स खेलते वक्त अपने हाथ में ये क्या चीज पहनते हैं और क्यों पहनते हैं, और ट्रक्स पर ऐसी आंखें क्यों बनाई जाती हैं, और तो और वॉश बेसिन में ये छेद क्यों होता है। इन सभी चीजों के पीछे छुपे राज और पर्पस आज हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को देखना। एंड लेटर ई इज नॉट इन यूज टू रिप्रेजेंट द ग्रेड्स। आप सभी को ग्रेड्स में मिलने वाली रैंकिंग्स के बारे में पता ही होगा। अब ए ग्रेड को तो टॉपर्स अच्छे से पहचानते होंगे और डी को बैक बेंचर्स। लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है कि इस ग्रेडिंग सिस्टम में ए से लेकर डी तक के ग्रेड्स होते हैं, उसके बाद सीधा एफ आता है, जिसका मतलब होता है फेल। लेकिन बीच में से ग्रेड ई कहीं नहीं होता। क्या आप जानते हैं ई को ग्रेडिंग सिस्टम से बाहर क्यों रखा गया है? असल में दोस्तों पहले के जमाने में ई ग्रेड से फेल को रिप्रेजेंट किया जाता था, तो कुछ लोग उस वक्त ई ग्रेड का मतलब एक्सीलेंट समझ लेते थे और इसी कंफ्यूजन को हटाने के लिए 1930s में ग्रेडिंग सिस्टम के अंदर से ई ग्रेड को हटा दिया गया था। खैर ये रीजन काफी लॉजिकल भी है। स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू यूज रेड एंड ग्रीन पेन्स। दोस्तों अगर आप स्कूल जाते हैं तो आपको पता होगा कि स्कूल में स्टूडेंट्स को रेड और ग्रीन पेन का इस्तेमाल करना मना है। बल्कि इन पेन्स को लेकर ये अफवाह तक थी कि रेड पेन को चलाने से खून जलता है और रेड पेन डेविल इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए रेड पेन डेविल की निशानी होती है, वगैरह वगैरह। आज आपको ये सब फनी लग रहा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि स्कूल में रेड और ग्रीन पेन इस्तेमाल करने के लिए मना क्यों किया जाता था? ये रूल ऐसे ही नहीं बनाया गया था, बल्कि इसके पीछे एक खास पर्पस होता है। असल में दोस्तों ब्लू और ब्लैक पेन को सभी इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में जो हाई पोजीशन वाले लोग जैसे प्रिंसिपल और टीचर्स होते हैं, उनके रिमार्क्स की पहचान करना मुश्किल होता है। इसीलिए टीचर्स, प्रिंसिपल और बड़े बड़े हाई रैंक ऑफिसर्स अपनी अथॉरिटी को दिखाने के लिए ग्रीन या रेड पेन का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एक टेक्निकल रीजन भी होता है। ग्रीन और रेड पेन की जेरोक्स निकालने पर इसका प्रिंट बहुत हल्का आता है, तो इस तरह से डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनलिटी बरकरार रहती है और किसी भी तरह के फ्रॉड के चांसेस का होल इन द वॉश बेसिन। दोस्तों आपने अपने वॉश बेसिन में इस तरह का एक एक्स्ट्रा होल जरूर देखा होगा। आपको लगता होगा कि ये शायद कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, लेकिन ये सच नहीं है। तो क्या आपको इस होल का असल पर्पस पता है? चलिए हम आपको बताते हैं। असल में दोस्तों इस एक्स्ट्रा होल के दो पर्पस होते हैं। पहला, ये होल वॉश बेसिन में पानी के ओवरफ्लो को रोकता है, यानी वॉश बेसिन में जब पानी हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो इस छेद से बाहर निकल जाता है। और दूसरा, ये होल एयर पास करने में भी मदद करता है ताकि किसी भी तरह के ब्लॉकेज को रोका जा सके। रेटिंग एंड ड्राइंग आईज ऑन ट्रक्स। ये है एक नॉर्मल ट्रक और ये है एक ट्रॉपिकल इंडियन ट्रक। दोनों में बहुत फर्क है। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इंडियन ट्रक्स इतने सजे हुए क्यों होते हैं? असल में दोस्तों ट्रक्स चलाने वाले ड्राइवर्स की जिंदगी का ज्यादातर वक्त इन्हीं ट्रक्स में गुजरता है, इसीलिए वो अपने ट्रक्स को अपने घर की तरह सजाते और संवारते हैं ताकि उन्हें घर जैसी फीलिंग मिले। इसके अलावा ट्रक से ही उनकी अर्निंग होती है, इसीलिए वो अपने ट्रक्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। कुछ ट्रक ड्राइवर्स तो अपने ट्रक को अपनी सेकंड वाइफ तक बोलते हैं। वैसे ट्रक को सजाने का एक लॉजिकल रीजन ये है कि अगर कोई इन ट्रक्स को चुरा भी लेता है तो इस तरह की सजावट और पेंट को हटाना उन चोरों के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। इसके अलावा आपने ट्रक्स के ऊपर ये आंखें बनी हुई भी देखी होंगी। क्या आप जानते हैं इन आंखों को बनाने का क्या पर्पस होता है? असल में दोस्तों इन आंखों को बनाने से लोगों का मानना है कि ट्रक को कोई बुरी नजर नहीं लगेगी। जब ट्रक्स इतने खूबसूरत होंगे तो नजर लगने के चांसेस तो बहुत ज्यादा होंगे। फुल सर्कल्स और न्यूज़पेपर एंड स्नैक्स। न्यूज़पेपर के कॉर्नर पर अक्सर आपने इस तरह के कलरफुल सर्कल्स देखे होंगे। अगर आप न्यूज़पेपर नहीं भी पढ़ते हैं तो स्नैक्स तो खाते ही होंगे। स्नैक्स के रैपर पर भी इस तरह के कलरफुल सर्कल्स बने हुए होते हैं। असल में दोस्तों न्यूज़पेपर और बड़ी वेफर कंपनीज के लिए ये कलर्स बहुत मायने रखते हैं। ये तो आप भी मानेंगे कि जो चीज जितनी ज्यादा कलरफुल होती है उतनी ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है, तो इसी बात को ध्यान में रखकर इन कलरफुल सर्कल्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे न्यूज़पेपर पर जितने भी कलर वाले सर्कल्स बने होते हैं उसका मतलब होता है कि उस पेपर में उतनी ही डिफरेंट इंक्स का इस्तेमाल किया गया है। और स्नैक्स के पैकेट पर भी ये सर्कल्स बताते हैं कि रैपर पर कितने रंगों का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा कलरफुल सर्कल्स पैकेट्स की क्वालिटी को मेजर करने के लिए बनाए जाते हैं। जब भी किसी पैकेट पर बने सर्कल का कलर बाकी के ऑथराइज्ड कलर से नहीं मिलता है तो उसका प्रोडक्शन वही रोक दिया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि गूगल ने एक बार अपने प्लेटफॉर्म पर सर्चेस का कलर ब्लू से बदल कर पर्पल कर दिया था, जिसके बाद गूगल को $200 मिलियन का प्रॉफिट हुआ था। ये सब रंगों का ही खेल होता है दोस्तों। लैग्स ऑन एन एप्पल पावर केबल अडेप्टर।
एप्पल अपने एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स और यूनिकनेस की वजह से बहुत मशहूर है। एप्पल हमेशा अपने नए प्रोडक्ट में कुछ न कुछ नया इन्वेंट करता है, लेकिन बहुत बार लोगों को पता ही नहीं होता है कि एप्पल के प्रोडक्ट्स में क्या क्या यूजफुल फीचर्स इनबिल्ट हैं। ऐसा ही एक फीचर है एप्पल के लैपटॉप का चार्जिंग अडेप्टर, जिसके अंदर ये 2 लेग्स होती हैं। असल में इन 2 लेग्स का पर्पस चार्जिंग केबल को रैप करने का होता है। इस तरह से केबल कभी उलझती नहीं है और हमेशा अच्छी कंडीशन में बनी रहती है। ये 2 लेग्स अडेप्टर के अंदर होती हैं, जिसको आप प्रेस करके बाहर निकाल सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि बहुत बार लोगों को पता ही नहीं होता है कि अडेप्टर के अंदर ये 2 लेग्स हैं, जो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होता है ऑन रियर व्यू मिरर ऑफ ए कार। दोस्तों, कार ड्राइविंग तो सभी करना चाहते हैं, लेकिन अच्छी ड्राइविंग कुछ ही लोग कर पाते हैं। इसके अलावा अच्छे से अच्छे एक्सपीरियंस ड्राइवर्स को भी कार के अंदर मौजूद कुछ फीचर्स के बारे में पता नहीं होता है। जैसे क्या आप जानते हैं, कार के रियर व्यू मिरर पर एक टैब लगा हुआ होता है जो पीछे से आने वाली कार्स की शार्प बीम लाइट को डिफ्लेक्ट कर देता है और क्लीन विजिबिलिटी को भी मेंटेन करता है। तो ये टैब एक सेफ्टी फीचर। Why does स्पोर्ट्स प्लेयर वेयर these बैंड्स इन हैंड्स? आपने नोटिस किया है, सभी स्पोर्ट्स में प्लेयर्स अपने हाथ में बैंड्स पहनते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि प्लेयर्स आखिर इन्हें हाथ में क्यों पहनते हैं? असल में दोस्तों, ये बैंड्स पसीने को सोखने के लिए पहने जाते हैं। अगर खेलने के दौरान किसी भी खिलाड़ी को पसीना आएगा तो उनके हाथ फिसलने लगेंगे और वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा क्या आपको पता है, ODI और T20 क्रिकेट में व्हाइट और ग्रे कलर्स के बैंड्स बैन है। जी हाँ, ये सच है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि ODI और T20 क्रिकेट में व्हाइट कलर की बॉल का इस्तेमाल किया जाता है और अगर प्लेयर भी व्हाइट बैंड पहन लेते हैं तो बैटिंग करने वाले प्लेयर को बॉल देखने में कंफ्यूजन हो सकती है। इसके अलावा ये बैंड्स बॉल को शाइन करने में भी मदद करते हैं, जिससे बॉल अच्छे से स्पिन करने लगती है। स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर बॉक्सेस ऑन टूथपेस्ट ट्यूब्स क्रीम। ब्रश तो आप डेफिनेटली रोज करते ही होंगे, तो क्या आप भी रोज ब्रश करते वक्त सोचते हैं कि आखिर टूथपेस्ट की ट्यूब्स पर ये कलरफुल स्क्वायर या रेक्टेंगुलर बॉक्सेस क्यों बने हुए होते हैं? वैसे तो कुछ लोगों का मानना है कि इन कलरफुल बॉक्सेस से पता चलता है कि उस पेस्ट को बनाने में किन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है, जबकि इस बात में बिल्कुल सच्चाई नहीं है। असल में दोस्तों, ये बॉक्सेस मैन्युफैक्चरर्स की मदद के लिए बनाए जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के दौरान सभी ट्यूब्स एक बीम लाइट मशीन से होकर गुजरते हैं, जिसमें इन बॉक्सेस की शेप से ही पता चलता है कि ट्यूब को काटने की, सील करने की या फोल्ड करने की जरूरत है या नहीं। ये बॉक्सेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का एक पार्ट। नंबर्स मेंशन्ड ऑन इमेजेस एंड डॉक्यूमेंट्स शेयर्ड वाया व्हाट्सएप। क्या आप जानते हैं, व्हाट्सएप पर शेयर की जाने वाली इमेजेस या डॉक्यूमेंट्स पर इस तरह के नंबर्स क्यों लिखे हुए होते हैं? दोस्तों, आपको लगता होगा कि ये नंबर्स ऐसे ही रैंडमली लिखे हुए होते हैं, लेकिन ये सच नहीं है, बल्कि इन नंबर्स का अपना एक इम्पोर्टेंट पर्पस होता है। असल में इन डॉक्यूमेंट्स या इमेजेस पर नंबर्स इस तरह से लिखे हुए होते हैं, जिसमें पहले लिखे लेटर से पता चलता है कि ये कोई इमेज है या डॉक्यूमेंट, और फिर उसके बाद लिखे 8 नंबर्स ये बताते हैं कि फोटो किस दिन ली गई थी, जैसे 20210925। इस नंबर के मुताबिक ये फोटो 2021 में सितंबर की 25 तारीख को ली गई थी। इसके अलावा लास्ट के 6 नंबर्स फोटो क्लिक करने का वक्त बताते हैं, जैसे 194738। इसके मुताबिक फोटो 7:47 और 38 सेकंड्स पर ली गई थी। तो दोस्तों, अब आप इस तरह से देखकर बता सकते हैं कि फोटो किस दिन और कब ली गई थी। दोस्तों, आप अपने आसपास नॉर्मल लोग तो रोज ही देखते होंगे, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे इंसानों से मिलाने वाले हैं जिनके फिजिकल फीचर्स हम और आप जैसे लाखों नॉर्मल इंसानों से बिल्कुल अलग हैं। जैसे किम गुडमैन की बाहर निकलने वाली बड़ी बड़ी आंखें और शैन डुआनशी की उल्टी टांगे। और तो और, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि किसी इंसान की बॉडी पर 2 से ज्यादा निपल्स भी हो सकते हैं? चलिए जानते हैं। किम गुडमैन को इस दुनिया की सबसे बड़ी आंखों वाली लेडी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आंखें ह्यूमन बॉडी के 5 सेंस ऑर्गन्स में से एक होती है, जो वाकई असल में एक सेंसिटिव पार्ट होती हैं। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई अपनी आंखें आई सॉकेट में से एबनॉर्मल लेवल तक बाहर निकाल सकता है? असल में किम गुडमैन एक ऐसी इकलौती लेडी हैं जिनकी आंखें सबसे बड़ी मानी जाती हैं और वो अपनी आंखों को आई सॉकेट में से 12 mm तक बाहर निकाल सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वाकई हैरान करने वाली बात है। किम अमेरिका के शिकागो शहर में रहती हैं। दोस्तों, किम को अपनी इस एबिलिटी के बारे में बचपन से पता नहीं था, बल्कि उन्हें अपनी आंखों की ये एबिलिटी एक एक्सीडेंट के दौरान पता चली थी, जब उनके सर में बहुत तेज चोट लगी थी। किम की इस एबिलिटी के लिए उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया है। मार्क वॉलबैक एक अमेरिकन एक्टर और बिजनेसमैन है। मार्क को अपनी एक्टिंग के लिए बहुत से अवार्ड्स मिल चुके हैं और मार्क इसके लिए लोगों के बीच बहुत मशहूर है। लेकिन दोस्तों, मार्क इसके अलावा एक और स्पेशल बॉडी फीचर की वजह से चर्चा में रहते हैं। असल में दोस्तों, मार्क के चेस्ट पर 2 नहीं बल्कि 3 निपल्स हैं। जी दोस्तों, ये बिल्कुल सच है। मार्क के राइट चेस्ट पर असल में 2 निपल्स एक दूसरे के नीचे हाईलाइटेड हैं। मार्क को अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत में इस तीसरे निपल
की वजह से बहुत एम्बैरेसमेंट महसूस होती थी, जिस वजह से उन्होंने इसे हटाने का भी फैसला ले लिया था। लेकिन वक्त बीतने के साथ साथ मार्क ने अपने इस तीसरे निपल को एक्सेप्ट कर लिया था, जिसके बाद वो इसे फ्लॉन्ट करने से बिल्कुल भी नहीं शर्माते हैं। आपको बता दें कि 2 से ज्यादा निपल होने वाली कंडीशन को सुपरन्यूमररी निपल कहते हैं। सुपरन्यूमररी निपल एक तरह का बर्थ और जेनेटिक डिफेक्ट होता है जो पूरे वर्ल्ड की लगभग 2% पॉपुलेशन में पाया ही जाता है। एबिगेल हैंसल एंड ब्रिटनी हैंसल, आपने बहुत से जुड़वा भाई और बहनों को देखा होगा, लेकिन आज हम आपको जिन 2 जुड़वा बहनों के बारे में बताने जा रहे हैं उन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, ये है एबिगेल हैंसल एंड ब्रिटनी हैंसल। ये दोनों जुड़वा बहनें हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं। ये ट्विंस असल में बहुत ही यूनिक हैं, क्योंकि जब आप इन्हें गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन दोनों का शरीर जुड़ा हुआ है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एबिगेल और ब्रिटनी के पास अपने सेपरेट स्टमक, हार्ट, स्पाइन, किडनीज और लिवर हैं, जिस वजह से ये दोनों अपनी अपनी पसंद का खाना खा सकती हैं। लेकिन इन दोनों के पास सिर्फ 2 हाथ और 2 ही पैर हैं। इसीलिए किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए इन दोनों को एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ता है ताकि ये हर काम को सही से कर पाए। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि किसी इंसान के चेहरे पर भी बाल हो सकते हैं? आपको इमेजिन करने में ही अजीब लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों, मैक्सिको के रहने वाले जीसस फहार्डो के चेहरे पर असल में बहुत ज्यादा बाल हैं। दरअसल दोस्तों, जीसस को हाइपरट्रिकोसिस नाम की बीमारी है। इस बीमारी में इंसान के किसी भी बॉडी पार्ट पर एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होने लगती है। जीसस फहार्डो को इस बीमारी की वजह से बहुत ज्यादा हैरेसमेंट झेलनी पड़ती थी, बल्कि बुलिंग से तंग आकर उन्होंने अपना स्कूल तक छोड़ दिया था। जिसके बाद जीसस ने एक सर्कस में काम करना शुरू कर दिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि लोग जीसस फहार्डो को वुल्फ मैन के नाम से भी बुलाया करते थे। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि वक्त के साथ सब कुछ सही लगने लगता है, तो ऐसा ही कुछ जीसस के साथ भी हुआ। उन्होंने भी कुछ वक्त के बाद अपने इस रूप को एक्सेप्ट कर लिया था और आज वो खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। सेलर्स, मैंडी सेलर्स का जन्म 1975 में ब्रिटेन में हुआ था। मैंडी का जन्म एक बहुत ही अजीब जेनेटिक म्यूटेशन के साथ हुआ था, जिस वजह से उनके दोनों पैर जरूरत से बहुत ज्यादा बड़े हो गए थे। मैंडी की उम्र बढ़ने के साथ साथ उनके पैर और भी ज्यादा बड़े होते चले गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि मैंडी के पैरों का वजन उनकी अपर बॉडी से लगभग 3 गुना ज्यादा है, जिस वजह से मैंडी को चलने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। मैंडी की इस रेयर डिजीज ने उन्हें एक स्टार ही बना दिया है, क्योंकि उन्हें अक्सर किसी न किसी टीवी शो पर रिप्रेजेंट करने के लिए बुलाया जाता है। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि मैंडी की इस रेयर डिजीज को प्रोटियस सिंड्रोम कहते हैं। स्टडीज के मुताबिक ये सिंड्रोम आज तक 120 लोगों में ही पाया गया है। स्टैनिफोर्ड, ये टॉम स्टैनिफोर्ड है, जो एक पैरासाइक्लिस्ट है। दरअसल दोस्तों, टॉम एमडीपी सिंड्रोम से ग्रस्त है। एमडीपी सिंड्रोम की फुल फॉर्म मैंडिबुलर डिस्प्लेसिया विद डेफनेस एंड प्रोजेरॉइड फीचर्स होती है। ये एक तरह का मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर होता है, जो शरीर के अंदर फैट को स्टोर होने ही नहीं देता है। टॉम की बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही कम है। एमडीपी सिंड्रोम बहुत ही रेयर डिजीज है, जो आज तक सिर्फ 12 लोगों में ही देखा गया है। टॉम अपने जन्म के वक्त एक नॉर्मल बेबी की तरह ही थे, लेकिन जब वो 12 साल के हुए तो उन्होंने अपना वजन खोना शुरू कर दिया। इस एमडीपी सिंड्रोम की वजह से टॉम को सही से सुनाई तक नहीं देता है, जिस वजह से टॉम को हियरिंग एड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके अलावा आपको जानकर हैरानी होगी कि टॉम को टाइप 2 डायबिटीज भी है। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंस्पायर करने वाली बात यह है कि इतनी फिजिकल डिसेबिलिटी के बाद भी टॉम ने कभी हार नहीं मानी। वो आज पैरा ओलंपिक्स में साइक्लिस्ट है। ग्नूज, इस वीडियो में जिसे आप देख रहे हैं उनका नाम जूलिया ग्नूज है। आपको लग रहा होगा कि जूलिया एक बहुत बड़ी टैटू लवर है, लेकिन दोस्तों, ये सच नहीं है। असल में जब जूलिया 30 साल की थी तब उन्हें एक तरह का स्किन इन्फेक्शन हो गया था, जिसका नाम पोर्फिरिया है। पोर्फिरिया एक तरह का स्किन डिसऑर्डर होता है, जिसमें ह्यूमन बॉडी के अंदर पोर्फिरिया नाम का केमिकल स्किन के अंदर बनने लगता है, जिससे अल्टीमेटली सन के कांटेक्ट में आते ही स्किन जलने लगती है। जब जूलिया की स्किन पर सनबर्न के निशान होने लगे थे तो उन्होंने अपनी बॉडी पर टैटू बनवाना शुरू कर दिया था, लेकिन टैटू बनवाने से भी जूलिया अपनी स्किन को जलने से नहीं बचा पा रही थी। धूप से बचने की कोशिश में जूलिया ने अपनी पूरी बॉडी पर ही टैटूज बनवा लिए, जिस वजह से उनका नाम सबसे ज्यादा टैटू बनवाने वाले इंसान की कैटेगरी में शामिल किया गया था। जूलिया ग्नूज अब इस दुनिया में नहीं है। 11 अगस्त 2016 में जूलिया की डेथ हो गई थी, लेकिन 2015 में ही जूलिया ने लेजर ट्रीटमेंट से अपने टैटूज को हटवाना शुरू कर दिया था। जूलिया को लोग अक्सर द इलस्ट्रेटेड लेडी के नाम से भी बुलाते थे। सजाद घरीबी ईरान के रहने वाले हैं। सजाद एक बॉडी बिल्डर और मार्शल आर्ट एक्सपर्ट हैं। इनका जन्म 1991 में हुआ था और साथ ही ये 6.2 फीट लंबे हैं और इनका वजन लगभग 386 पाउंड है। दोस्तों, सजाद का शरीर नॉर्मल लोगों से बहुत अलग है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सजाद को ईरानियन हल्क और पर्शियन हरक्यूलिस भी कहते हैं। ये हमेशा से रेसलिंग में शामिल होना चाहते थे। इनकी बढ़ती मशहूरता को देखते हुए बहुत से लोगों ने उन्हें रेसलिंग के लिए चैलेंज भी किया था, जिसके बाद सजाद ने 31 जुलाई 2022 को पहला डेब्यू बॉक्सिंग मैच खेला था।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ये मैच हार गए थे। सजाद ने अपनी कंट्री की आर्मी में भी शामिल होने की इच्छा जताई थी, मगर सजाद का शरीर बचपन से ही इतना बड़ा नहीं था, लेकिन वक्त के साथ साथ उनके वर्कआउट से उनका शरीर ऐसा बन गया है और इसी शरीर ने उन्हें इतना मशहूर किया है। शेन टुआनजी। दोस्तों, शेन टुआनजी का जन्म चाइना में हुआ था। आपको जानकर हैरानी होगी कि शेन टुआन का जन्म एक रेयर डिसेबिलिटी के साथ हुआ था, जिस वजह से शेन की टांगे पीछे की तरफ मुड़ने के बजाय आगे की तरफ मुड़ी हुई थी, मानो जैसे उनकी लोअर बॉडी गलती से उल्टी जोड़ दी गई हो। अपनी इस डिसेबिलिटी की वजह से शेन चल ही नहीं पाती थी। शेन को चलने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करना पड़ता था, जिस वजह से उनके गांव के लोगों ने उन्हें क्रॉलिंग गर्ल बुलाना शुरू कर दिया था। लेकिन जैसे जैसे शेन की स्टोरी लोगों के बीच फैली तो बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज ने उनके ट्रीटमेंट के लिए डोनेशन दिया, जिसके बाद लगभग 22 साल की उम्र में शेन ने अपना ट्रीटमेंट करवाया और वो पहली बार अपने पैरों पर खड़ी हो पाई। दोस्तों, ये ट्रीटमेंट इतना आसान नहीं था। इसके लिए शेन ने बहुत ज्यादा दर्द सहन किया थी। वेलास्केज। इस लेडी का नाम लिजी वेलास्केज है। आपको देखकर लग रहा होगा कि ये बहुत ओल्ड एज है, लेकिन ये सच नहीं है। लिजी की उम्र सिर्फ 33 साल है। दरअसल दोस्तों, लिजी का जन्म एक बहुत ही रेयर कंजेनिटल डिजीज के साथ हुआ था, जिसका नाम मार्फेनॉइड प्रोजेरॉइड लिपोडिस्ट्रोफी सिंड्रोम है। ये डिजीज ज्यादातर प्री मैच्योर बर्थ के केसेस में पाई जाती है। इस सिंड्रोम से ग्रस्त लोग कभी भी फैट गेन नहीं कर पाते, बल्कि उनके फेशियल फीचर्स भी बहुत जल्दी बूढ़े लोगों जैसे दिखने लगते हैं। यही वजह है कि लिजी अपनी टीनेज में भी बहुत ओल्ड दिखने लगी थी, बल्कि उन्होंने इस बीमारी की वजह से बहुत बुलिंग को भी सहा है। लेकिन दोस्तों, लिजी ने इन सब चीजों की वजह से हार नहीं मानी, बल्कि इस बुलिंग को झेलने के बाद ही उन्होंने एक मोटिवेशनल स्पीकर बनने का फैसला किया था। अपनी मेहनत से लिजी आज एक ऑथर, मोटिवेशनल स्पीकर, एक्टिविस्ट और यूट्यूबर। क्या आप जानते हैं किसी इंसान की नाक कितनी लंबी हो सकती है? और क्या आपको पता है बड़ी बड़ी कंपनीज कैसे लोगों को बेवकूफ बनाती हैं? और तो और क्या आप जानते हैं इंसान की तरह बंदर भी टकले हो जाते हैं? ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए वीडियो को देखना एंड तक। नो डाउट, आईफोन फोन्स में अब तक का सबसे महंगा ब्रांड है। लेकिन क्या आप जानते हैं अगर आईफोन को आज से लगभग 30 साल पहले मैन्युफैक्चर किया जाता तो ये आज के मुकाबले से और भी ज्यादा महंगा होता। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। दरअसल दोस्तों, आईफोन को मैन्युफैक्चर करने के लिए जिन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है वो 30 साल पहले आज के प्राइस से 1000 गुना ज्यादा महंगे आते थे, जिस वजह से एक आईफोन को बनाने में $3.36 मिलियन का खर्चा। डोनाल्ड ट्रंप बहुत सी चीजों को लेकर कंट्रोवर्सी में रहते हैं। उन्हीं में से एक है उनका महंगा हेयर स्टाइल। क्या आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बालों को एक बार $70,000 में स्टाइल करवाया था? जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच है, जो इंडियन करेंसी में 51 लाख रुपए होते हैं। ये वाकई हैरान करने वाली बात है। दोस्तों, आयरनी तो ये है कि उसी साल डोनाल्ड ट्रंप ने टैक्स के रूप में सिर्फ $750 यानी 55,000 रुपए दिए थे। थम्स अप कोल्ड ड्रिंक तो बहुत बार पी होगी, लेकिन क्या आपने इसकी बोतल पर नोटिस किया है कि थम्स अप की स्पेलिंग असल में थम्स अप लिखी हुई होती है? दोस्तों, ये कोई गलती नहीं है। दरअसल इस थम्स अप का लोगो थंब को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए कभी किसी ने इसकी स्पेलिंग पर ध्यान ही नहीं दिया, जबकि कंपनी का पर्पस ड्रिंक को एक नाम देने का था जो यूनिक और आसान दोनों हो। इसीलिए इसे थम्स अप की जगह थम्स अप का नाम दिया। वैसे दोनों एक ही तरह से प्रोनाउंस किए जाते हैं। खरीदते वक्त हम अक्सर कम पैसों में ज्यादा चीजें लेने के बारे में सोचते हैं, जिसके लिए हम सभी अक्सर बड़े दिखने वाले डब्बों और पैकेट्स को खरीदना पसंद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं हर बड़ी दिखने वाली चीज में सामान ज्यादा नहीं होता है। असल में दोस्तों, कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स की सेल को बढ़ाने के लिए अक्सर बड़े बड़े बॉक्सेस बनाती हैं, लेकिन उन्हें अक्सर अंदर से छोटा या खोखला बनाती हैं ताकि सामान उसमें कमी आए। इसीलिए दोस्तों, आप जब भी किसी चीज को खरीदते हैं तो उसके साइज के बजाय उस पर लिखे वजन के मुताबिक ही आपको सामान खरीदना चाहिए। अपने सऊदी अरेबिया के सख्त कानूनों के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं एक देश ऐसा भी है जहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हर तरह के कैदी को रिहा कर दिया जाता है? जी हाँ दोस्तों, वो देश असल में ब्राजील है। ब्राजील के सीरियल किलर पेड्रो रॉड्रिगेज फिलियो ने लगभग 70 से भी ज्यादा मर्डर्स किए थे, लेकिन ब्राजील में 34 साल की सजा काटने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया था। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि ब्राजील में ये कानून है कि कोई भी 30 साल से ज्यादा जेल में नहीं बिता सकता है। तो इंसान असल में हर बात को जानने के लिए बहुत ही क्यूरियस रहता है, जिसके लिए वो अक्सर कुछ न कुछ अजीब चीजें करता रहता है, जैसे खुद ही को फोन करना। आपने भी अक्सर सोचा होगा कि अगर हम खुद को फोन करेंगे तो क्या होगा। दरअसल दोस्तों, अगर आप खुद को ही फोन करेंगे तो आपका कॉल लगेगा ही नहीं। ये टेक्निकली इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर आप खुद को कॉल करने की कोशिश करते भी हैं तो आपको कॉल नॉट सेंड जैसा नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सिग्नल्स आपस में क्रैश हो जाते हैं। आप चाहे तो अभी कोशिश करके देख सकते हैं। हम सभी का फेवरेट कार्टून रहा है जो आज भी लोगों के बीच बहुत मशहूर है। लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसे ही पोकेमोन लवर्स अब जापान में पोकेमोन स्टाइल वेडिंग कर सकते हैं। इस स्टाइल की शादी का थीम बिल्कुल पोकेमोन कार्टून की तरह ही होता है, जहाँ पर पोकेमोन गुडीज भी होते हैं।
लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि इसके लिए आपको बहुत खर्चा करना पड़ेगा। कैफे में बैठकर तो सभी खाना खाते हैं, लेकिन क्या आपने एरोप्लेन वाले फूड कोर्ट के बारे में सुना है? दोस्तों मैकडॉनल्ड्स ने हाल ही में अपना एक आउटलेट प्लेन के अंदर खोला है, जो कुछ इस तरह से दिखता है। ये एक रिटायर्ड प्लेन है जिसे लोगों के खाने के एक्सपीरियंस को बदलने के लिए ओपन किया गया है। लायन यानी शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। इसकी वजह शेर की बेइंतहा ताकत और दिलेरी है। क्या आप जानते हैं, शेर के नाखून उसके शरीर के पावरफुल पार्ट्स में से एक होते हैं जो किसी भी चीज को फाड़ सकते हैं। शेर के ये नाखून और मसल्स इतने पावरफुल होते हैं जो किसी बफेलो यानी भैंस के स्कल को एक ही वार से तोड़ सकते हैं। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि हम अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त फोन चलाने में बिता देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं, एक सर्वे के मुताबिक जिन लोगों के फोन में जितने ज्यादा नए नए फीचर्स और एप्स होते हैं वो उसे उतना ही ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, बल्कि लोग बाथरूम में भी फोन को कॉन्टिन्यूसली इस्तेमाल करते हैं। और तो और दोस्तों, एक एवरेज इंसान पूरे दिन में मिनिमम 4 से लेकर मैक्सिमम 16 घंटे तक फोन चलाता है। कभी सोचा है कि हर डेंटिस्ट के क्लिनिक में फिश एक्वेरियम क्यों होता है? असल में दोस्तों, डेंटिस्ट अपने क्लिनिक में एक्वेरियम को डेलिब्रेटली यानी जानबूझ के रखते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी के मुताबिक फिश और पानी देखने से स्ट्रेस रिलीज होता है और एंजाइटी कम हो जाती है, जिससे अल्टीमेटली पेशेंट को ट्रीट करने में आसानी होती है। विकिपीडिया अपने आप में एक छोटा ग्लोब है जिसमें पूरी दुनिया की जानकारी मौजूद है, बल्कि इसका लोगो भी किसी प्लेनेट की तरह लगता है। क्या आप जानते हैं कि विकिपीडिया के ऊपर एक एस्ट्रॉयड का नाम भी रखा गया है? यह एस्ट्रॉयड असल में 2008 में डिस्कवर किया गया था, जिसका डायमीटर लगभग 1 किलोमीटर है और इसका पूरा नाम 274301 विकिपीडिया रखा गया है। आपके साथ अक्सर ऐसा हुआ होगा कि जब आप किसी एनवेलप को चिपका देते हैं, उसके बाद आपको याद आता है कि आपको उस एनवेलप में और भी कुछ रखना था। ऐसे में एनवेलप को दोबारा बिना फाड़े खोलना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, आज हम आपको एनवेलप को बिना फाड़े खोलने की एक ट्रिक बताएंगे। दोस्तों, आपको बस एनवेलप को फ्रिज में लगभग 1 घंटे के लिए रख देना है। जब एनवेलप ठंडा हो जाता है तो उसका ग्लू भी लूज पड़ जाता है, जिसके बाद आप एनवेलप को आराम से बिना फाड़े खोल सकते। नॉर्थ कोरिया के सख्त रूल्स और कानूनों के बारे में तो आप सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर आप नॉर्थ कोरिया में साउथ कोरिया की कोई फिल्म या चैनल देखते हैं तो ऐसा करने के लिए आपको 5 से 15 साल की सजा हो सकती है। इस सजा को काटने के लिए कैदियों को लेबर कैंप्स में डाल दिया जाता है, जो अपने आप में बहुत ही खतरनाक जगह है। इतने कि कुछ लोग वहाँ से कभी जिंदा वापस नहीं आ पाते हैं। सक्सेसफुल चीजों को तो सभी अप्रिशिएट करते हैं और उन्हें अलग अलग जगह जैसे म्यूजियम में रिप्रेजेंट भी करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं, फेल्ड इन्वेंशंस को शोकेस करने के लिए एक फेल्ड म्यूजियम भी है। इस म्यूजियम का नाम म्यूजियम ऑफ फेलियर है, जो मिनियापोलिस मिनेसोटा में लोकेटेड है। इस म्यूजियम में आज तक के सभी फेल्ड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को शोकेस किया गया है। पर क्या आपको लगता है कि इस म्यूजियम का नाम म्यूजियम ऑफ फेलियर होना चाहिए था? क्योंकि मेरे हिसाब से इन्हें फेलियर कहना गलत होगा। आखिरकार इन्हें इन्वेंट करने वाले ने कुछ तो अलग सोचा था। दोस्तों, इस पूरी दुनिया में बहुत ही अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, जिनके फेशियल फीचर्स जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से बिल्ड होते हैं। लेकिन दोस्तों, किसी किसी के फेशियल फीचर्स बहुत ही यूनिक और हैरान करने वाले होते हैं, जैसे थॉमस वेडहाउस की ये बड़ी सी नाक यानी उनकी नोज। दोस्तों, थॉमस की नाक 19 सेंटीमीटर यानी लगभग 7.5 इंचेस लंबी थी, जो आज तक की सबसे लंबी नाक वाले इंसान थे। इसके लिए इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया था। थॉमस असल में सर्कस के अंदर काम करते थे और वो इंग्लैंड के रहने वाले थे। थॉमस को अक्सर लोग थॉमस वेडर्स के नाम से भी बुलाते थे। वैसे दोस्तों, फिलहाल तुर्की के मेहमत ओज़ुरेक की नाक सबसे ज्यादा लंबी है, जो आज भी जिंदा है। मेहमत की नाक 3.46 इंचेस लंबी है। जानवरों की जीभ लंबी होती है, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन क्या आपको पता है इस दुनिया में किस इंसान की जीभ सबसे ज्यादा लंबी है और कितनी लंबी है? दोस्तों, कैलिफोर्निया के निक स्टोबर्ट पूरी दुनिया के इकलौते ऐसे इंसान हैं जिनकी जीभ लगभग 10.1 सेंटीमीटर यानी 3.97 इंचेस लंबी है। यही वजह है कि निक का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में मोस्ट यूनिक फेशियल फीचर की कैटेगरी में मौजूद है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि निक अपनी जीभ में एक साथ 5 रिंग डोनट्स होल्ड कर सकते हैं। के साथ साथ इंसान के बाल गिरने और टकले होने के बारे में आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं इंसान के अलावा बंदर भी टकले हो जाते हैं? जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच है। दरअसल दोस्तों, इंसान का एवोल्यूशन आखिरकार हुआ तो बंदरों से ही है। यही वजह है कि इंसान और बंदरों में बहुत सी सिमिलैरिटीज होती हैं। इसीलिए दोस्तों, बढ़ती उम्र के साथ साथ इंसान की तरह बंदरों की भी नसें कमजोर हो जाती हैं और वो गंजे हो जाते हैं।
वक्त के साथ साथ लोगों का रहन सहन बदल रहा है। ठीक उसी तरह लोगों की बनाई गई बिल्डिंग्स में भी बहुत बदलाव आ रहे हैं। जैसे स्वीडन का टर्निंग टॉर्सो टावर, जो जितनी ऊंचाई पर जाता है उतना ही ट्विस्ट होता जाता है, और चारों तरफ से पेड़ पौधों से ढका हुआ ग्रीन विला, जो नीदरलैंड्स में मौजूद है। इसके अलावा क्या आप जानते हैं, इन खूबसूरत बिल्डिंग्स में इंडिया की भी एक इमारत का नाम शामिल है। तो जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। टर्निंग टॉर्सो स्वीडन। टर्निंग टॉर्सो बिल्डिंग स्वीडन के मैल्मो शहर में लोकेटेड है। टर्निंग टॉर्सो का कंस्ट्रक्शन 2001 में शुरू किया गया था, जो अगस्त 2005 में कंप्लीट हुआ था। इस बिल्डिंग का नाम इसके स्ट्रक्चर पर पूरी तरह से सूट होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि टर्निंग टॉर्सो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ऊपर जाते जाते पूरी तरह से टर्न हो जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बिल्डिंग टॉप पर पहुंचने पर 90 डिग्रीज तक ट्विस्ट हो जाती है। इस शानदार बिल्डिंग को एक स्पेनिश आर्किटेक्ट सैंटियागो कैलेट्रावा ने डिजाइन किया था। इस बिल्डिंग की टोटल हाइट 620 फीट है, जिसमें 9 ब्लॉक्स, 54 फ्लोर्स और 147 अपार्टमेंट्स हैं। टर्निंग टॉर्सो नॉर्डिक रीजन की सेकंड सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग मानी जाती है। दोस्तों, इस बिल्डिंग को नियो फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव के हिसाब से डिजाइन किया गया है। टर्निंग टॉर्सो बिल्डिंग को गोल्ड एम्प्रेस स्काईस्क्रेपर अवार्ड भी मिल चुका है। शंघाई टावर, चाइना। दोस्तों, शंघाई टावर चाइना की शंघाई सिटी में लोकेटेड है। इस बिल्डिंग में 128 फ्लोर्स हैं और ये टावर असल में 632 मीटर्स लंबा है। शंघाई टावर को चाइना की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग्स माना जाता है। इसके अलावा ये चाइना की सबसे बड़ी और ऊंची बिल्डिंग भी है। इसके साथ साथ ही शंघाई टावर इस दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग है। इस टावर को गैंसलर आर्किटेक्चरल सर्विसेज कंपनी ने शंघाई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर डिजाइन किया है। इस टावर को बनाने की शुरुआत नवंबर 2008 में की गई थी, जिसके बाद ये टावर अप्रैल 2017 में पूरा बनकर तैयार हो पाया था, जिसको बनाने में कुल $2.5 बिलियन का खर्चा आया था। शंघाई टावर में इस दुनिया की सेकंड सबसे फास्टेस्ट लिफ्ट्स लगी हुई हैं। जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, ये बिल्डिंग टॉप पर पहुंचकर ट्विस्ट हो जाती है। इस डिजाइन ने बिल्डिंग की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए हैं। शंघाई टावर इस दुनिया की सबसे बड़ी लीड प्लैटिनम सर्टिफाइड बिल्डिंग है। मर्डेका टावर, मलेशिया। वारिसान मर्डेका टावर मलेशिया के कुआलालंपुर में लोकेटेड है। वारिसान मर्डेका टावर की हाइट 678.9 मीटर्स है। इस टावर के अंदर असल में 118 फ्लोर्स मौजूद हैं। इस टावर को मर्डेका 118 और KL 118 भी कहते हैं। ये पूरे एशिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है और पूरे वर्ल्ड की सेकंड सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है। इस टावर को बनाने में अभी तक लगभग $1.21 बिलियन का खर्चा आ चुका है। इस बिल्डिंग में 87 एलिवेटर्स लगाए गए हैं। साथ ही इस बिल्डिंग की खूबसूरती हर किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, मैनहट्टन, न्यूयॉर्क। वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यूनाइटेड स्टेट्स के न्यूयॉर्क मैनहट्टन में लोकेटेड है। इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन 2006 में शुरू कर दिया गया था, जो 2013 में कंप्लीट हुआ था। वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को 1WTC और फ्रीडम टावर के नाम से भी जाना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बिल्डिंग को बनाने में लगभग $3.9 बिलियन का खर्चा आया था। 1WTC को डेविड चाइल्ड्स ने डिजाइन किया था। ये बिल्डिंग देखने में किसी लंबे से डायमंड की तरह नजर आती है, जिस पर धूप पड़ने से इसकी चमक और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यूनाइटेड स्टेट्स की दूसरी सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग पूरी दुनिया में 7वीं सबसे लंबी बिल्डिंग भी है। इस बिल्डिंग की लंबाई 541.3 मीटर्स है, जिसमें कुल 104 फ्लोर्स हैं और इस बिल्डिंग में 73 एलिवेटर्स यानी कि लिफ्ट्स भी मौजूद हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बिल्डिंग को 3 डायमेंशनल मॉडल के ऊपर बनाया गया है। वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पूरे न्यूयॉर्क की एक आइकॉनिक बिल्डिंग मानी जाती है। लोटस टेम्पल, न्यू दिल्ली। इंडिया में भी बहुत सी मशहूर और सुंदर बिल्डिंग्स हैं। उन्हीं में से एक इंडिया के दिल यानी कि न्यू दिल्ली में बना लोटस टेम्पल भी है। लोटस टेम्पल को बनाने की शुरुआत 1976 में की गई थी, जिसके बाद ये टेम्पल दिसंबर 1986 में कंप्लीट बन पाया था। लोटस टेम्पल असल में बहाई वर्शिप के पर्पस से बनाया गया था। बहाई वर्शिप का मतलब सभी की वर्शिप को रिस्पेक्ट देने से होता है। यही वजह है कि इस टेम्पल में हर रिलीजन के लोगों का स्वागत किया जाता है। लोटस टेम्पल को एक ईरानियन आर्किटेक्ट फरीबोर्ड साहबा ने बनाया था, जिसे एक यूके की फर्म फ्लिंट एंड नील ने कंस्ट्रक्ट किया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि लोटस टेम्पल की लैंड को खरीदने के लिए सबसे ज्यादा डोनेशन पाकिस्तान के अर्दशे रुस्तमपुर ने दिया था। इस टेम्पल को बनाने में कुल $10 मिलियन का खर्चा आया था। जब आप इस टेम्पल को ऊपर से देखेंगे तो ये आपको बिल्कुल किसी कमल के फूल की तरह दिखाई देगा। इस टेम्पल के आसपास की ग्रीनरी भी इस टेम्पल की खूबसूरती के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है। और तो और हर साल लाखों लोग दूसरे देशों से इस टेम्पल को देखने के लिए आते हैं। अब दोस्तों, अगर आपको भी इस टेम्पल के बारे में सुन के गर्व है तो कमेंट बॉक्स में नीचे आई लव माई इंडिया लिख के कमेंट जरूर। सेंट्रल पार्क, सिडनी। वन सेंट्रल पार्क बिल्डिंग सिडनी के चिपेंडल शहर में मौजूद है। ये वन सेंट्रल पार्क 2 रेजिडेंशियल टावर्स को मिलाकर बनाया गया है। वन सेंट्रल पार्क
को आर्किटेक्ट अटेलियर जीन नॉवल ने डिजाइन किया था। वन सेंट्रल पार्क को इंटरनेशनल लेवल पर एक यूनिक डिजाइन माना जाता है। और दोस्तों ये बिल्डिंग असल में भी बहुत यूनिक है, क्योंकि जब आप इसे गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कॉम्प्लेक्स चारों तरफ से ग्रीनरी से ढका हुआ है। सबसे हैरानी की बात यह है कि इस वन सेंट्रल पार्क में आपको ऑस्ट्रेलिया के लगभग 200 से भी ज्यादा अलग अलग पेड़ पौधे देखने को मिल जाएंगे। इस सेंट्रल पार्क का एक अपार्टमेंट $1 बिलियन तक का भी बिक चुका है और इस बिल्डिंग का सबसे सस्ता अपार्टमेंट $77,000 का होता है। इस बिल्डिंग को ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने 5 स्टार रेटिंग दी है। वाकई इस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलता होगा। चाइना टावर, हांगकांग, चाइना। बैंक ऑफ चाइना टावर, जिसे BOC टावर भी कहा जाता है, ये चाइना के सेंट्रल हांगकांग में लोकेटेड है। इस बिल्डिंग का नाम बैंक ऑफ चाइना टावर इसलिए भी है क्योंकि इस बिल्डिंग में बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड का हेडक्वार्टर भी है। इस खूबसूरत टावर को चाइनीज अमेरिकन आर्किटेक्ट IM पे और LC पे ने मिलकर डिजाइन किया था। इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन 1985 में शुरू किया गया था, जो असल में 1990 में कंप्लीट हो पाया था। BOC टावर की टोटल हाइट 367.4 मीटर्स यानी 1205.4 फीट है, जिसमें लगभग 70 मंजिलें हैं। इस बिल्डिंग में लगभग 49 एलिवेटर्स लगाए गए हैं। इन तस्वीरों में आप इस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ सकते हैं। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि इस बिल्डिंग की X वाले डिजाइन को बहुत से लोगों ने इसकी नेगेटिविटी के लिए क्रिटिसाइज भी किया था, लेकिन जो भी हो, इस बैंक ऑफ चाइना टावर की खूबसूरती देखते ही बनती है। MVRDV नीदरलैंड्स। ग्रीन विला MVRDV नीदरलैंड्स के सेंट माइकल्स जस्टल में लोकेटेड है। ये विला असल में ग्रीनरी से इंस्पायर होकर बनाया गया है। इस विला का नाम ग्रीन विला इसलिए रखा गया है क्योंकि ये चारों तरफ से ग्रीनरी से ढका हुआ है। असल में ये एक 4 स्टोरी वाला विला है, जिसके चारों ओर प्लांट्स को रखने के लिए शेल्फ्स बनाई गई हैं। इस बिल्डिंग को आर्किटेक्ट वैन बवेन आर्किटेक्चर ने MVRDV के साथ मिलकर डिजाइन किया था। इससे इंस्पायर होकर MVRDV ने ऐसे और भी प्रोजेक्ट्स करने का फैसला किया है। इस विला की ग्रीनरी इसे दुनिया की बाकी बिल्डिंग से अलग बनाती है। सच बताइए, क्या आपको भी ये बिल्डिंग बाकी सबसे अच्छी लगी है? बुर्ज अल अरब जुमेरा, दुबई। दुनिया की खूबसूरत बिल्डिंग्स की बात हो रही हो और उसमें दुबई का नाम ना लिया जाए, ये कैसे हो सकता है? दोस्तों, बुर्ज अल अरब जुमेरा असल में दुबई का एक होटल है। दोस्तों वैसे तो ये एक 5 स्टार होटल है, लेकिन इसकी सर्विसेज और खूबसूरती के लिए लोग इसे 7 स्टार होटल कहते हैं। ये होटल जुमेरा ग्रुप की ओनरशिप में आता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये होटल असल में एक आर्टिफिशियल आइलैंड पर बनाया गया है। बुर्ज अल अरब जुमेरा होटल की बिल्डिंग का स्ट्रक्चर असल में एक बोट की शेप से इंस्पायर होकर बनाया गया है। और तो और इस बिल्डिंग की छत पर हेलीपैड के लिए स्पेस बनाया गया है। बुर्ज अल अरब जुमेरा को मशहूर आर्किटेक्ट टॉम राइट ने एटकिंस कंसल्टेंसी के साथ मिलकर बनाया है। इस बिल्डिंग को बनने में लगभग $1 बिलियन का खर्चा आया था। बुर्ज अल अरब जुमेरा पूरी दुनिया का तीसरा सबसे लंबा होटल है। मरीना बे सैंड्स, सिंगापुर। मरीना बे सैंड्स सिंगापुर का एक रिजॉर्ट है जो 2010 में ओपन किया गया था। मरीना बे सैंड्स एक बहुत ही खूबसूरत 5 स्टार होटल है, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये रिजॉर्ट 3 बिल्डिंग टावर्स को मिलाकर बनाया गया है, जो एक दूसरे से एक स्काई वे के थ्रू जुड़े हुए हैं। तीनों टावर्स में 55 फ्लोर्स हैं। मरीना बे सैंड्स को मोशे साफदी नाम के आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया है। दोस्तों मरीना बे सैंड्स का डिजाइन आज तक का सबसे अच्छा और यूनिक डिजाइन माना जाता है। तीनों टावर के बॉटम 2 हिस्से में बटे हुए हैं, जो ऊपर आकर एक साथ जुड़ जाते हैं, जिसके बाद टॉप पर आकर ये बिल्डिंग स्काई वे के थ्रू एक दूसरे से जुड़ जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस रिजॉर्ट को पूरा बनाने में $3 बिलियन का खर्चा आया था। दोस्तों मरीना बे सैंड्स की खूबसूरती में रात के वक्त तो 4 चांद लग जाते हैं।